हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, इसमें इसको आप देखने से पहले अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले आप इसके पहले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, तो उसको देखकर इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ाऊँगी। ठीक है, कृषि में परिवर्तन और दूसरा सूक्ष्म निरीक्षण जिसमें मगध साम्राज्य आते हैं। ठीक है, तो कृषि में परिवर्तन, आरंभिक जो मानव थे उनमें ऐसे क्या क्या परिवर्तन आया जो कृषि में विकास किए, कृषि में परिवर्तन आया। तो आरंभ में कैसे कृषि में परिवर्तन आया इसके बारे में जानना है। तो इस युग में दो बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला ये कि जो पहले लकड़ी के फाल बनाए जाते थे, लकड़ी के हल बनाए जाते थे, वो पहले की तुलना में लोहे के बनाए जाने लगे हल, जिसको जो बंजर भूमि होती थी उसको जोतने में आसानी होती थी। जब जुताई अच्छे से होगा मिट्टी का तो फसल अच्छा होगा, पैदावार अच्छा होगा। ठीक है, तो जो पहले जो हल बनने लगे लकड़ी के बजाय वो लोहे के बनने लगे, और लकड़ी कम टिकाऊ होता था इसलिए वो जल्दी टूट जाते थे, और लोहे का फाल बनने लगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो गया और वो टिकाऊ हो गया, जल्दी टूटता नहीं था। और उससे लोहे के फाल से बंजर भूमि को जुताई करने में बहुत आसानी होती थी और जुताई अच्छी होती थी तो फसल अच्छा होता था। अब लोगों ने दूसरे शब्दों में लोगों ने अब धान को बीज छिड़क कर नहीं, अब धान का रोपण वो लोग पहले पौधे को उगा लेते थे, उसके बाद पौधे का रोपण करते थे ज़मीन में, जिससे वो पौधा ज़्यादा समय तक जीवित रहता था, जिससे फसल अच्छी उगती थी और ये जिससे कृषि में विकास देखने को मिलता है। तो कृषि में ऐसे ही परिवर्तन आया। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो सूक्ष्म निरीक्षण क्या है। सूक्ष्म निरीक्षण में मगध साम्राज्य आता है। मगध साम्राज्य का उत्थान कैसे हुआ। ठीक है, मगध साम्राज्य करीब लगभग 200 वर्षों के भीतर ही एक बहुत और सबसे महत्वपूर्ण एक जनपद बन गया। चूँकि ये पहले 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व एक छोटा सा राज्य था, एक बहुत छोटा सा यह एक राज्य था, लेकिन यह 200 वर्ष के भीतर ही यह जल्दी और प्रगति की और यह एक बहुत और महत्वपूर्ण शक्तिशाली एक जनपद बन गया। ठीक है, समझ में आया। जनपद उसे कहते हैं जो वह राज्य जो किसी प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में हो, बस में हो, उसे कहते हैं जनपद। तो मगध क्या बन गया, एक जनपद बन गया। ठीक है, समझ में आया। तो मगध राज्य से होकर गंगा और सोन नदी बहती थी, गुजरती थी। तो जब गंगा और सोन नदी बहती थी तो इसे यातायात के साधनों में सहायता मिली और जल वितरण, फिर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए भी बहुत और महत्वपूर्ण उपयोगी थे। तो जो मगध के जो जंगल, मगध का एक हिस्सा जो था, मगध का एक हिस्सा वह जंगल से भरा हुआ था। तो जंगल से भरा हुआ था तो उसमें बहुत सारे जानवर रहते थे। तो उस जानवरों में से हाथी को पकड़ पकड़ के लोग उसको प्रशिक्षित करते थे, उसको सिखाकर, उसको ज्ञान देकर, हाथी को सिखाकर उसको सेना में भर्ती किया गया। सेना के रूप में सेना में उसको भर्ती करके उसको काम में लगाया जाता था हाथी को। ठीक है, तो और इतना ही नहीं, जो जंगल थी उसमें बहुत सारे लकड़ियाँ थी। तो जंगल से जो लकड़ियाँ मिलती थी उससे उस लकड़ियाँ से घर बनाते थे, फिर गाड़ियाँ बनते थे, फिर रथ बनते थे।
तो जो लकड़ियाँ थे उससे घर, गाड़ियाँ और रथें बनती थी। और उस मगध का जो ज़मीन थी वह बहुत उपजाऊ थी और उसमें लौह अयस्क के खदान थे। लौह अयस्क के खदान थे तो उससे उस खदान से बहुत सारे उसमें लोहे, जिससे बहुत ही मजबूत और अच्छा औजार बनाए जाते थे, औजार और हथियार बनाए जाते थे। तो क्या मगध साम्राज्य का जो उत्थान हुआ इतना ही से हो गया? नहीं, इसमें कुछ शक्तिशाली शासक भी थे। तो मगध साम्राज्य का जो उत्थान हुआ, मगध राज्य का उत्थान हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ। मगध राज्य के उत्थान के लिए उसमें कुछ राजवंशों का भी योगदान था, जैसे में बृहदर्ष वंश, हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश, इन वंशों का योगदान था, तभी मगध उत्थान कर पाया, मगध साम्राज्य। ठीक है, मगध राज्य। तो बृहदर्ष वंश पर बात करते हैं। बृहदर्ष वंश के संस्थापक राजा बृहदर्ष थे। उनके पिता का नाम वसु था, जिन्होंने वसुमती की स्थापना की थी। राजा बृहदर्ष के पुत्र जरासंध था। जरासंध एक प्रतापी राजा था और उसका राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह था। ठीक है, जरासंध अपने साम्राज्य का विस्तारित करना चाहता था, तो वह कृष्ण और पांडवों के विरोधों के कारण अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया और भीम के हाथ मल्ल युद्ध में मारा गया। तो जरासंध मर गया। उसके बाद उसके जरासंध के पुत्र रिपुंज बृहदर्ष वंश का अंतिम शासक बनता है। तो बृहदर्ष वंश का अंतिम शासक रिपुंज था। रिपुंज को उसके ही मंत्री ने, पुलिक ने उसको मार दिया और पुलिक के पुत्र शासक बनता है, जो कि ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाता है। और भट्टी नामक सामंत ने पुलिक के पुत्र को हत्या कर देता है और अपने पुत्र बिंबिसार को मगध के गद्दी पर बैठाता है। तो बिंबिसार मगध की गद्दी पर स्थापित हो जाता है। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अब यहाँ से हर्यक वंश स्टार्ट होता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। देखिए, मगध साम्राज्य में दो शक्तिशाली राजा थे, एक अजातशत्रु और दूसरा बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक राजा बिंबिसार हुए। तो हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक बिंबिसार हुए। बिंबिसार हर्यक वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वह 544 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध साम्राज्य के राजा बना, शासक बना और वह मगध साम्राज्य पर 52 वर्षों तक शासन किया। और राजा बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। राजा बिंबिसार के अन्य नाम थे, एक ही नाम नहीं था, उसको और भी नाम थे, छेनिक और क्षेत्रौजस नाम थे। राजा बिंबिसार अपने पुत्र को शासक बनाने के लिए, राजा बनाने के लिए उसने अंगराज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना देता है। तो अजातशत्रु जब शासक बन जाता है तो वह अपने साम्राज्य को विस्तारित करना चाहता है और अपने साम्राज्य को और फैलाना चाहता है। तो अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए वह एक विवाहित संबंध बनाने की नीति अपनाई और वह राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशल्या से विवाह किया। फिर वैशाली नरेश चेतक की बेटी चेलेन्ना से विवाह किया। फिर पंजाब यानी कि मध्य प्रदेश के राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। ठीक है, और अपने साम्राज्य को फैलाया, विस्तारित किया। समझ में आया? राजा बिंबिसार जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। तो राजा बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वह महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को सेवा करने के लिए भेज दिया। फिर अजातशत्रु ने अपने
पिता को 492 ईसा पूर्व अपने पिता बिंबिसार को हत्या कर देता है और वह मगध साम्राज्य का राजा बन जाता है। और अजातशत्रु का उपनाम था कुनिक और अजातशत्रु मगध पर 32 वर्ष तक शासन किया था, यानी कि 32 वर्ष तक मगध पर राज किया। वह जैन धर्म का अनुयायी था, लेकिन वह बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। अजातशत्रु अपने ही एक कूटनीतिज्ञ वशकार मंत्री के सहयोग से वह वैशाली राज्य को जीत लेता है, वैशाली को जीतकर अपने अधीन कर लेता है। अजातशत्रु को इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। क्यों पितृहंता कहा जाता है अजातशत्रु? क्योंकि पितृहंता इसलिए कहा जाता है कि अजातशत्रु ने अपने ही पिता को मारकर हत्या कर और मगध की गद्दी पर आसीन हो जाता है, इसलिए उसको इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पिता का हत्यारा कहा जाता है अजातशत्रु को। तो अजातशत्रु तो अब मर गए, अजातशत्रु के पिता मर गए बिंबिसार। तो अजातशत्रु के जो पुत्र था उदयनी, अब उदयनी अपने पिता को अर्थात अजातशत्रु की हत्या करके अब उदयनी मगध के गद्दी पर आसीन हो जाता है। चूँकि अजातशत्रु बहुत शक्तिशाली था और साम्राज्य को विस्तारित करने वाला था और अजातशत्रु के ही समय में बहुत संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु ने रथ, मूसल और महाशिला कंटक नए नए हथियार बनाए थे। तो छोड़िए, अब अजातशत्रु को मार दिया गया है। अब उदयनी उसके ही अजातशत्रु के पुत्र ने ही, उदयनी ने ही अजातशत्रु की हत्या कर और 460 ईस्वी में वह उदयनी मगध की गद्दी पर बैठता है, शासक बनता है और यह 16 वर्ष तक शासन करता है, राज करता है। उदयनी पाटलिग्राम की स्थापना करता है। तो उदयनी ने अपनी राजधानी को राजगृह से हटाकर वह स्थानांतरित कर दिया पाटलिग्राम में, यानी कि पाटलिपुत्र अर्थात आधुनिक पटना में वह अपनी राजधानी स्थानांतरित कर दिया। चूँकि शिशुनाग उदयनी का आमात्य था, इसलिए उसने 412 ईस्वी पूर्व उसका अपदस्थ करके स्वयं मगध का शासक बन बैठा और वह शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब शिशुनाग वंश क्या है? शिशुनाग वंश से अवंती और वत्सराज को हराकर अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया और वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कर लिया। उसका राजधानी अब वैशाली हो गया। तो शिशुनाग का उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बना। 394 ईस्वी पूर्व में कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बना। कालाशोक शिशुनाग का पुत्र था। कालाशोक के ही समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। कालाशोक ने फिर से वैशाली से राजधानी को हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया, यानी कि पटना में फिर से स्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये इतना समझ में आ गया शिशुनाग वंश। अब नंद वंश क्या है? महापद्म नंद शिशुनाग वंश का अंत करके ख़त्म करके नंद वंश के स्थापना करता है। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हुए और वे इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और उन्होंने अपने नियंत्रण के क्षेत्र उत्तर पश्चिम भागों में फैला लिया था। क्योंकि जो मगध की जो राजधानी थी कई सालों से राजगृह थी, तो अब वह बदल कर पाटलिपुत्र हो गया, यानी कि पटना अब राजधानी बन गया। 2300 साल पहले की बात है। मैसेडोनिया के राजा सिकंदर वह विश्व विजय करना चाहता था। चूँकि वह सफल न होने पर भी वह अपने शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था, वह विस्तार करना चाहता था अपने साम्राज्य का। तो वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कई राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, साफ साफ कह दिया कि हम नहीं जाएंगे युद्ध करने।
तो उसके सिपाही इस बात से भयभीत थे कि भारतीय शासकों के पास पैदल सेना, रथ सेना और हाथी जैसे बहुत सारे सेना थी, इसलिए उसके सिपाही साफ साफ इनकार कर दिए, नहीं गए। क्योंकि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। तो जब सिकंदर महान भारत से चला गया तो घनानंद के अत्याचारों से प्रजा बहुत ग्रस्त थी, बहुत दुखी था प्रजा। तो इसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक का लाभ उठाकर चाणक्य की सहायता से वह घनानंद को युद्ध में पराजित कर दिया और मगध को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। और वहाँ से घनानंद जब पराजित हो गया तो मगध का पतन हो गया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया। तो यहीं से नंद वंश का अंत हो जाता है। तो ये समझ में आया। अब जो बचा टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।